आज की तारीख में आज एक खास पड़ताल मौत के चक्रव्यूह की। दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन आईएस भारत के नौजवानों को फुसलाकर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है। कैसे उसके चक्रव्यूह में भारतीय नौजवान फंस रहे हैं, देखेंगे हम एक खास पड़ताल। लेकिन सबसे पहले मुंबई से आई चौंकाने वाली खबर देखिए। यहां 3 लड़कों के आईएस में शामिल होने की खबर आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मोहसिन शेख, ऑटो ड्राइवर, उम्र 26 साल। वाजिद शेख, ग्रेजुएशन की डिग्री, उम्र 25 साल। और अयाज सुल्तान, कॉल सेंटर कर्मचारी, उम्र 23 साल। मुंबई के मालवनी इलाके के ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल करने और नफरत फैलाने वाले आतंकवादी संगठन आईएस का दामन थाम लिया है। आईएस के आतंकवादी ने बरगलाने में कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी छोड़कर ये आईएस के गढ़ सीरिया में आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए निकल पड़े हैं। मालवानी पुलिस थाने में 3 परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके लड़के घर छोड़कर लापता हो गए हैं। मुंबई पुलिस, एटीएस की टीम और खुफिया एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आतंक की राह पर ये कब और कैसे निकले, इसकी भनक घर वालों को भी नहीं लगी। कोई खोज खबर नहीं मिलने पर 16 दिसंबर को वाजिद शेख के परिवार वाले खुद मुंबई के मालवनी थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। वाजिद शेख के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन के आधार कार्ड बनवाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन फिर घर लौटकर ही नहीं आया। मेरी बहन ने बोली नहीं आया, तो बोले कहाँ चले गया, वैसा ना वैसा। तो 11 बज गए, मेरी बहन लोग रोने लगे। तो हम लोग को लगा कि आ जाएगा, कहीं गया होगा दोस्तों के साथ या कहीं होगा। सबसे पहले अयाज सुल्तान ने 30 अक्टूबर को घर छोड़ सीरिया की राह पकड़ी। अयाज, मोहसिन और वाजिद तीनों दोस्त हैं। माना जा रहा है कि अयाज ने ही मोहसिन और वाजिद को सीरिया आने के लिए कहा था। 16 दिसंबर को घर छोड़ने से एक दिन पहले मोहसिन ने वाजिद को कई बार फोन किया था। वाजिद के घर में नहीं होने पर फोन वाजिद की बहन ने उठाया था। मोहसिन को लगा कि फोन वाजिद नहीं उठाया है और उसने तुरंत चलने की बात कही। मोहसिन पर कुछ केस भी दर्ज हैं। वाजिद के अचानक गायब होने पर परिवार सदमे में है और उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। मच्छर भी नहीं मार सकता था, वो ऊंची आवाज में किसी से बात भी नहीं करता था कभी। एटीएस वाले आके हम लोगों को परेशान कर रहे, क्राइम ब्रांच वाले आके परेशान कर रहे, आप लोगों का भाई चले गया है। हम लोगों को खुद को पता नहीं कि कहाँ गया है वो। परिवार के मुताबिक तीनों के व्यवहार में 3-4 महीनों से ही बदलाव आने लगा था, लेकिन उन्होंने ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके लड़के आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। वाजिद और मोहसिन के परिवार ने पुलिस से शिकायत करके उन्हें आईएस के चंगुल से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। वो खुद इतना परेशान हो गया ये सब हेडलाइंस देखकर, और मीडिया वाले भी इतना ऐसे ब्रेकिंग न्यूज बता रहे वाजिद शेख आईएसआई में ज्वाइन हो गया है, तो वो तो घबराहट के मारे और भी नहीं आएगा घर पर। वहीं अयाज सुल्तान के घर जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो वहां तो उसका परिवार नहीं था, लेकिन उसके पड़ोसी के मुताबिक अयाज में आए बदलाव की वजह से उसकी मां परेशान रहती थी। अयाज कॉलेज ड्रॉप आउट था और अब कॉल सेंटर में काम करता था। वो पूना का बोलकर सर्विस के लिए गए थे और जब से मतलब आए नहीं। उनके अम्मी परेशान रहते थे कि बात नहीं कर रहे, कुछ बता रहा नहीं, काम पर नहीं जा रहा है। मुंबई एटीएस तीनों के परिवार से पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि तीनों इंटरनेट के जरिए आईएस के लोगों से जुड़े थे और एक ग्रुप बनाकर सीरिया जाने का प्लान बनाया था। तो खूंखार आतंकी संगठन आईएस ने मौत का ये चक्रव्यूह फैला रखा है। पहले वो मासूम लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें इराक और सीरिया में मौत के हवाले कर देता है। अब तक 6 भारतीय आईएस के लिए अपनी जान दे चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की एक खास पड़ताल बता रही है क्या है आईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी का ये मौत का चक्रव्यूह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे। इस शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है।
यह शहर कई बार आतंकी गतिविधियों की वजह से भी चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार इसके चर्चा में आने की वजह काफी खतरनाक। इस शहर में तैयार हो रही थी बगदादी की एक सुसाइड बॉम्बर। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के ऑनलाइन ट्रेनिंग की शिकार एक नाबालिग लड़की बन रही थी सुसाइड बॉम्बर, खुद की जान लेने के लिए और दूसरों की जान लेने के लिए। पुणे के इस इलाके में है उस लड़की का घर जो बगदादी के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने वाली थी। वो अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन केवल 16 साल की उम्र में ही इंटरनेट पर उसने ISIS के ऐसे वीडियो देखे कि वो बगदादी के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो गई। रोजाना जीन्स पहनने वाली ये लड़की बुर्का पहनने लगी। घर वालों को यह समझ तो आया कि उसमें कुछ बदलाव है, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पुणे में एक रिप्यूटेड कॉलेज है, ये रिप्यूटेड कॉलेज में 11th साइंस में पढ़ रही है। ये लड़की जो थी, स्कूलिंग जब इसका चल रहा था तो इसका स्कूलिंग जो कॉन्वेंट एजुकेशन हुआ था, ये पहले जो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जब भी पढ़ रही थी, जब भी घूम रही थी तो मिनी स्कर्ट या जीन्स पैंट टी शर्ट में घूम रही थी। अप्रैल और मई के दरमियान ये जब टीवी वॉच कर रही थी तो टीवी पे एक चैनल के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री ISIS के ऊपर दिखाई जा रही थी, ये ISIS की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में इसको ISIS के बारे में अट्रैक्शन तैयार हो गया। इसके बाद में वो अलग अलग चैनल देखने लगी। अलग अलग चैनल देखते देखते अल जजीरा तक वो पहुंच गई थी। ये देखने के बाद में उसने इंटरनेट के द्वारा ISIS के बारे में काफी कुछ मालूमात कर ली। ATS को निगरानी के दौरान इस बात की भनक लग गई। वो पहुंच गई उस लड़की के घर, और जब उन्होंने घर वालों को बताया कि उनकी बेटी इस्लामिक स्टेट की सुसाइड बॉम्बर बन रही है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़की नाबालिग है और अब ATS उसकी काउंसलिंग कर रही है। ये लड़की अब तक इंटरनेट पर ISIS के कई लोगों के संपर्क में आ चुकी है और उसके घर वाले अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब ये मालूमात कर रही थी तो इसका खुद का फेसबुक अकाउंट था। फेसबुक अकाउंट के द्वारा इसको ISIS का जो रिक्रूटर श्रीलंकन एक आदमी था, ये श्रीलंकन आदमी के कांटेक्ट में आ गई। तो इसको ऐसा आश्वासित किया गया था कि नेक्स्ट ईयर इसको सीरिया बुलाया जाएगा, सीरिया में इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और जो भी खर्चा मेडिकल का है ये खर्चा पूरा ISIS उसकी तरफ से कर लेगी। ये मिलने के बाद में उसको ऐसा भी बताया गया था कि यहाँ पे अगर कुछ करना है, यहाँ पे अगर तुमको बोला जाएगा कुछ करने के लिए, उसके लिए भी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। ये लड़की काफी उनके रेडिकलाइजेशन करने के बाद में काफी कुछ उनके प्रो ISIS के तरफ हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे तैयार हो जाती है लड़कियां बगदादी की सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए? कैसे तैयार हो जाते हैं नौजवान बगदादी के लिए मरने के लिए? अब तक भारत से ISIS के लिए काम करने के लिए 23 नौजवान सीरिया और इराक जा चुके हैं, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है। कौन थे ये 6 लोग? इसके बारे में खुफिया विभाग ने एक खतरनाक रिपोर्ट बनाई है। भारतीय खुफिया एजेंसी की सनसनीखेज रिपोर्ट, IS के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। वो 6 भारतीय कौन थे जो आतंक की दुनिया से कभी नहीं लौटे? वो क्या करते थे, वो कहां रहते थे और कैसे शामिल हो गए दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS में, जिनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं? उनकी कहानी दिखा रहा है आपका चैनल ABP न्यूज। पुणे की लड़की तो बच गई, लेकिन उन 6 का क्या जो मारे जा चुके हैं? उन 6 भारतीयों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। उनके घर पहुंचा है आपका चैनल ABP न्यूज। संवाददाता उमेश कुमावत ने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों और कैसे ये 6 नौजवान IS के चक्रव्यूह में फंस गए। उमेश कुमावत की पड़ताल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से शुरू हुई। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से करीब 17 नौजवान इराक और सीरिया जाकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के लिए लड़ रहे हैं। इनके अलावा IS की इस दुनिया का हिस्सा बन चुके 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है। आखिर कौन थे वो 6 भारतीय? वो कहां रहते थे, क्या करते थे और कैसे पहुंच गए दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन में?
ये पड़ताल इन्हीं 6 लोगों के बारे में है जिनके नाम और पते दर्ज हैं खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसे देश में आईटी हब के नाम से जाना जाता है। आईएसआईएस के बारे में जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है, उसकी पड़ताल हम इसी शहर से शुरू कर रहे हैं। बेंगलुरु यानी वो शहर जहां देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। जनसंख्या के मामले में देश में 5वें नंबर पर आने वाले इस शहर में और बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिस पर खुफिया एजेंसियों को लगातार नजर रखनी पड़ रही है। हमारी पड़ताल इस शहर से इसलिए शुरू हुई क्योंकि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकी बनकर मारे गए 6 भारतीयों में 2 का पता बेंगलुरु का है। ये रास्ता जाता है बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके की तरफ। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में ये है शिवाजी नगर का बस स्टेशन। इसकी पड़ताल हम शुरू करते हैं बेंगलोर से, बेंगलोर के शिवाजी नगर इलाके से। ये बेंगलोर का शिवाजी नगर इलाका है और बेंगलोर के शिवाजी नगर के इसी गली में है वो एक घर जो शख्स आईएसआईएस के लिए काम करते हुए सीरिया में मारा गया। इस शटर के खुलते ही ऊपर जाने का वो रास्ता है जो उस पते तक पहुंचता है जो खुफिया विभाग के कागजों में दर्ज है। ये पता है मोहम्मद उमर सुभान का। कौन था मोहम्मद उमर सुभान? क्या करता था? कैसे रहता था? यहां पहुंचने पर हमें कुछ और ही कहानी पता चली। पता चला कि यहां पर उसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। इस इमारत के मालिक भी कैमरे के सामने बात करने से डर रहे थे। मामला आईएस से जो जुड़ा था, उनके मुताबिक उन्होंने उमर को कभी भी यहां पर नहीं देखा। सुभान के बारे में काफ़ी सारे रहस्य हैं। ये ऐसा शख्स है जिसकी उम्र का भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की थी। बेंगलोर का ये शिवाजी नगर इलाका है और इस शिवाजी नगर इलाके में हम इस वक्त एक बिल्डिंग पर दूसरे माले पर है और खुफिया एजेंसी के पास उसका जो पता है वो ये है। ये घर है और ये दफ्तर है। उसके पिता ने 10 साल पहले इसे भाड़े से लिया था। यहाँ के जो ओनर है उनका कहना है कि उनके पिताजी ने उन्हें भाड़े से दिया था और पिछले 3 साल से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पर जो ताला है वो भी जंग खा चुका है और ये घर पूरी तरह से बंद है। यह आखिरी पता है खुफिया एजेंसी के पास मोहम्मद उमर सुभान का। ये बंद घर है, दफ्तर है जो भाड़े से दिया था उसके पिता को। उसका यही आखिरी पता है। ये दफ्तर है, घर नहीं। वो भी उसके पिता अब्दुल सुभान का। यानी उमर यहां नहीं रहता था, लेकिन कहां रहता था इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कहा जाता है कि वो 2008 में यमन गया था और वहीं से सीरिया जाकर वो आईएसआईएस में शामिल हो गया और अब रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हो चुकी है। 3 साल से उसके पिता भी लापता हैं। दूसरे माले पर जाने का यही रास्ता है। यहाँ पे एक शटर है, ये शटर यहाँ से गिर जाता है और इसी को लेके उनका ओनर के साथ झगड़ा हुआ था मोहम्मद उमर सुभान के पिताजी का, अब्दुल सुभान का। वो लेट नाइट आते थे, इसलिए ये शटर पहले गिरा होता था, इसलिए ओनर के साथ झगड़ा हो गया और मामला पुलिस स्टेशन में चला गया। पुलिस आई, यहाँ पर इंक्वायरी भी हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब्दुल सुभान यहाँ से लापता हो गए और घर पे ताला लगा गए। यानी करीब 3 साल से इस दफ्तर पर ताला है जो उमर सुभान के पते के नाम पर दर्ज है खुफिया एजेंसियों के सरकारी रिकॉर्ड में। कहा जाता है उसके पिता आर्किटेक्ट थे, लेकिन इससे ज्यादा उनके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। इस पते पर यहां किसी ने उमर को भी नहीं देखा। आईएसआईएस में शामिल हुआ बेंगलुरु का उमर सुभान सीरिया में मारा जा चुका है और मौत के बाद भी एक रहस्य बनकर रह गया है। मौत का चक्रव्यूह। इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं उन 6 भारतीयों का सच जो आईएसआईएस में शामिल होकर अपनी जान गंवा बैठे। बेंगलुरु के बाद हमारा अगला पड़ाव था कर्नाटक का ही भटकल, जिसे फैज और उमर फंसे थे। क्या वैसे ही
भटकल का अरमान भी चक्रव्यूह में फंसा है। देखिए। ये तो कहानी हुई फैज और उमर की, लेकिन फैज और उमर की तरह एक और शख्स का नाम इस लिस्ट में है जो कर्नाटक का है। लेकिन ये किसी के बहकावे में आने वाला शख्स नहीं था। ये शख्स कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। कर्नाटक का गांव भटकल। यह पता है उस शख्स का जिसका नाम है अब्दुल कादिर सुल्तान अरमार उर्फ सुल्तान उर्फ मुल्ला, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसकी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए सीरिया में मौत हो चुकी है। कौन है ये अरमार? अरमार के बारे में पता चला कि 10 साल पहले वो मस्कत चला गया था और उसके साथ उसका भाई शफी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी मिला हमें अरमार। पहले इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाला अरमार अल-कायदा के लिए भी काम कर चुका है, लेकिन पिछले साल 2014 में अंसारुत तौहीद नाम का संगठन बनाने से वो अचानक चर्चा में आया, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन से अलग होकर उसके संगठन ने बगदादी को अपना समर्थन घोषित कर दिया। कहा जाता है कि इस वीडियो में मुंह छुपाए ये शख्स कोई और नहीं अरमार ही था। उसके संगठन अंसारुत तौहीद को खुद आईएसआईएस के मुखिया बगदादी ने भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाला संगठन करार दिया। इस संगठन ने वजीरिस्तान में ट्रेनिंग का यही वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय लड़कों को जिहाद के नाम पर उकसाया जा रहा है। कई अधिकारियों के मुताबिक अरमार का इस संगठन भारत के लिए अभी भी खतरा साबित हो सकता है। फिर एक दिन अचानक आईएसआईएस के लोगों ने ट्विटर पर अबू अब्दुल अल हिंदी यानी अरमार के मारे जाने की खबर दी। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि देश का मोस्ट वांटेड करार दिया आतंकी मारा गया? खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अरमार की कहानी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। कर्नाटक के बाद हमारी पड़ताल पहुंची यूपी के आजमगढ़। यहां के एक नौजवान का नाम भी खुफिया एजेंसियों की उस लिस्ट में है जो सीरिया में आईएसआईएस के लिए अपनी जान दे चुका है। आजमगढ़ के इस नौजवान को भटकल के अरमार ने अपने साथ जोड़ा था। जिस अरमार उल सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि सीरिया में वो आईएसआईएस के लिए काम करते हुए मारा गया, इसके साथ एक और नौजवान अंसारुत तौहीद में शामिल हुआ था। वो आजमगढ़ के पास का रहने वाला था। उसका नाम था बड़ा साजिद उर्फ मोहम्मद साजिद। ये रास्ता बड़ा साजिद के गांव की तरफ जाता है। आजमगढ़ से लखनऊ जाने वाले हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव आता है। ये गांव दिल्ली बम विस्फोट और बाटला हाउस एनकाउंटर से काफी चर्चा में आया था। इस गांव का नाम है संजरपुर। इस गांव के 2 लड़कों का बाटला हाउस में एनकाउंटर हो गया और कुछ लड़के फरार हो गए। इसी गांव में हम पहुंचे बड़ा साजिद उर्फ मोहम्मद साजिद के बारे में पता करने, क्योंकि खुफिया विभाग की रिपोर्ट में उसका पता संजरपुर है। गांव की गलियों से हम जा पहुंचे बड़ा साजिद के घर पर। यहीं पर रहता था साजिद। पता चला उसका भी नाम बाटला हाउस में आया था, लेकिन तब से वो फरार था। 2008 के बाद कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। मतलब ऑफिशियली भी कोई खबर नहीं ना? नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से यानी 2008 से वो परिवार के संपर्क में नहीं है। यहीं पर हमारी मुलाकात साजिद के बड़े भाई मोहम्मद शाकिर से हुई। शाकिर के अलावा साजिद का एक और छोटा भाई भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें ये मीडिया से पता चला कि उनका भाई आईएसआईएस के लिए काम करते हुए सीरिया में मारा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। बात यह है कि मुख्तलिफ खबरें तो आती हैं। यहाँ की तफ्तीशी एजेंसियाँ कभी बनारस में, कभी बॉम्बे में, कभी नेपाल, कभी दुबई, कभी पाकिस्तान, कभी शाम, कभी इराक, इस तरह से कहती रहती हैं। तो किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए? और अगर ये चीज़ है, होम मिनिस्ट्री ने जैसे इससे पहले बयान जारी किया था, तो भाई वो इंडियन है, उसकी लाश लाएं ताकि हम लोग कंफर्म हो लें। 2008 से पता ही नहीं हम लोगों को कुछ है, कहाँ है, कैसे। जो आप कह दें आपकी भी मान लें, वो कह दें उनकी भी मान लें। किसकी बात पे यकीन करें, किसकी बात पे ना यकीन करें।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब से कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं, कोई कांटेक्ट जब से बाहर गया तब से नहीं। ऑफिशियल हमको कोई इत्तला नहीं है इस तरह की। मीडिया के लोग आए थे, वो कह रहे थे ऐसा ऐसा है, तब भी हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई इस तरह की इत्तला है नहीं। आज भी वही कह रहे हैं। एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी मिला हमें बड़ा साजिद। एनआईए ने उसके नाम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। कभी मुंबई में हीरा पॉलिश का काम करने वाला साजिद इंडियन मुजाहिदीन में शामिल हुआ और फिर कहा जाता है कि अरमार के साथ वो अंसारुत तौहीद में शामिल हो गया। आईएसआईएस के लिए काम करते हुए उसका नाम रखा गया अबू तुरब अल हिंदी। उस पर दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में धमाकों का आरोप भी था। और दूसरे है कि अगर ये इतनी बड़ी खबर है जिससे देश में आईएसआईएस जैसे संगठन का कोई बोलबाला हो जाएगा या बहुत लोग हैं जो खतरा हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप इतने उदासीन क्यों हैं कि आप कोई उसको मतलब वेरीफाई भी नहीं करना चाहते। जुलाई की अगर खबर है, 6 महीना हो गया, किसी भी तरह का वेरिफिकेशन। बड़ा साजिद के बारे में भी आईएसआईएस से संबंधित एक वेबसाइट ने कहा कि उसकी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मौत हो गई और खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी यही मान रही है। उत्तर प्रदेश के साजिद के अलावा खुफिया विभाग की रिपोर्ट में एक और पता दर्ज है तेलंगाना के आदिलाबाद के मंचेरियल के एक नौजवान का। उसकी भी सीरिया में मौत हो चुकी है। अब देख रहे हैं आज की तारीख और जो खबर आई कि मालवणी में भी लोग ऐसे लोगों पर शक है जो आईएसआईएस के संपर्क में हैं, तो सब चौकन्ना हो गए हैं क्योंकि 6 लोगों की पहले खबर आई जो जान गंवा चुके हैं आईएस के लिए और उन्हीं की पड़ताल हम यहां पर कर रहे हैं। मौत का चक्रव्यूह सा है ये। मौत का चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि उसकी तरफ बढ़े जा रहे हैं ये कुछ चंद युवा। 6 भारतीयों का सच जो आईएसआईएस में शामिल होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं वो देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में मुंबई के पास कल्याण के युवक सहीम तानकी का नाम भी शुमार है। खबर यह है कि तानकी भी मारा जा चुका है। संवाददाता उमेश कुमावत बता रहे हैं तानकी का सच। आतिफ तो काफी पढ़ा लिखा था, अमीर घर का लड़का था, लेकिन मुंबई के पास कल्याण का रहने वाला सहीम तानकी केवल 12वीं तक पढ़ा था। आईएसआईएस के लिए काम करते वक्त सीरिया में मारे गए लोगों में एक नाम सहीम तानकी का है। कल्याण के दूध नाका की इन गलियों में घर है सहीम तानकी का। इस इलाके को दूध नाका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गली के नुक्कड़ पर दूध बेचने वाले बैठते हैं। 14 जनवरी 2015 को उसके परिवार को एक अनजाने नंबर से इराक से मैसेज आया कि सहीम की मौत हो गई है। बोला जा सकता है कि उनके घर वालों को कोई आया नहीं कुछ भी नहीं, काशिफ के बताने के हिसाब से तो हमारे को ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिली। ऑफिशियली उनको कुछ नहीं आया, तो इसलिए उनका विश्वास नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब जानकारी ऑफिशियली नहीं, क्योंकि पहले भी एक बार अफवाह उठ गई थी कि सहीम तानकी की डेथ हो चुकी है। हाँ, लेकिन बाद में फिर वो कंफर्मेशन नहीं हुई। कंफर्मेशन नहीं हुई तो मतलब अभी सेकंड न्यूज़ आई है। और ऐसा है ना कि ये पेरेंट्स ने तो अभी ये समझ लिया कि अभी हमारे बच्चे है भी कि नहीं भी है, ऐसा भी एक जहन तो बन ही रहा है। जैसे जो हालात दिख रहे हैं उस हालात से उनको एक अंदाज़ा भी लगता है कि है या नहीं है भी तो आते कि नहीं आते, आए तो मिलते कि नहीं मिलते, ये सारे सवालात तो उनको धीरे धीरे वो दिमाग में आई है। सहीम तानकी के परिवार से कोई कैमरे के सामने नहीं आता। करीबी बताते हैं कि पहले सहीम का महीने में एक बार फोन आया करता था, लेकिन जनवरी से पहले 2 महीने से फोन नहीं आया। सहीम उन 4 लड़कों में एक था जो कल्याण से सीरिया गए थे। उसके साथ गया अरीब मजीद वापस आ गया। इससे पहले अरीब के भी मरने की खबर आई थी, लेकिन वो झूठी निकली। अरीब जिंदा लौटा, इसलिए लोग मीडिया से खफा हैं। जो कुछ आरिफ का हुआ, जो खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई नमाज उसकी वजह से इसके माँ बाप नहीं मान रहे थे। हाँ, ये भी एक चांसेस हुआ था ना, और उसी बच्चे के जरिए खबर मिली थी। हाँ, सहीम तानकी का जब फ़ोन आया ना घर में तो उसने इन्फॉर्म किया कि आरिफ की मौत हो चुकी है। तो अभी उसके ऐसा लगा होगा कि कहीं गोली वोली लगी थी तभी उसको।
गोली लगने में उसको ऐसा लगा होगा, 2 गोली शायद लगी थी, गोली लगने में लगा होगा, मर गया होगा, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटलाइज से वो बच निकला। अरीब मजीद इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आया था और सहीम उसके दोस्त का दोस्त था। एनआईए को दिए अरीब के बयान के मुताबिक सहीम को सीरिया में अल रका में एक अस्पताल में गार्ड की ड्यूटी के लिए भेजा गया था। इसके कुछ महीने बाद सीधे उसके मरने की खबर आई। ये 6 लोग कैसे मारे गए, इसके बारे में भारत में किसी को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। परिवार वालों को आया हुआ एक एसएमएस या फिर आईएसआईएस से संबंधित किसी वेबसाइट या ट्विटर पर आई हुई खबर, बस इतनी ही जानकारी। लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है। सोशल मीडिया से सुसाइड बॉम्बर बनाने के आईएसआईएस के इस फॉर्मूले में फंसने का सिलसिला अभी जारी है।